नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैग, वैल्यू एडेड कोर्स, BDSV 101 मूल्यपरक शिक्षा, खंड 1 वैचारिक ढांचा, इकाई 4 लोकतंत्र के स्तंभ, शांत एवं सद्भावपूर्ण जीवन यापन। 4 एक प्रस्तावना। संभवतः हम में से प्रत्येक का अंतिम उद्देश्य शांति और सद्भाव से रहना है। वास्तव में सभी सचेतन मानवीय गतिविधियों का लक्ष्य, जिसमें हम जीवन भर संलग्न रहते हैं, वह शांति और सद्भाव प्राप्त करना है। शांति और सद्भाव से रहना एक अंतस्वयं है, जिसके लिए सभी गतिविधियां साधन के रूप में कार्य करती हैं। जीवन में हमारे सभी प्रयास इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत मानवीय गतिविधियों पर बल्कि हमारी सामाजिक गतिविधियों एवं राजनीतिक गतिविधियों पर भी लागू होता है। हम ऐसे समाज और सरकार को प्राथमिकता देते हैं जो हमें अपने साथियों के साथ और स्वयं के साथ शांति तथा सद्भाव से रहने में सक्षम बना सकता है। तथापि शांति और सद्भाव में रहना इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हम कैसे शासित होना पसंद करते हैं, या हम वास्तव में कैसे शासित होते हैं। भारत में हमने लोकतंत्र को न केवल सरकार के रूप में बल्कि जीवन शैली के रूप में भी चुना है, क्योंकि यह केवल लोकतंत्र ही है जो सैद्धांतिक रूप से समाज के अन्य व्यक्तियों के हितों से समझौता किए बिना अधिकतम व्यक्तिगत विकास हेतु हमें आश्वस्त कर सकता है। सही अर्थों में लोकतंत्र समानता, व्यक्तित्व, अधिकारों और कर्तव्यों, समावेशी भागीदारी, न्याय आदि के प्रति सम्मान जैसी कुछ अवधारणाओं पर टिका है। इस इकाई में हम ऐसी सभी अवधारणाओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जिन्हें लोकतंत्र के स्तंभ कहा जा सकता है, और देखेंगे कि हम शांति और सद्भाव के साथ साथ पूर्ण व्यक्तिगत सामाजिक विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 4.2 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपसे अपेक्षा की जाती है उन बुनियादी सिद्धांतों को बता सकेंगे जिन पर उदार लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यह स्पष्ट कर सकेंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार एक व्यक्तिगत सामाजिक नैतिकता है। लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा के मूलभूत सिद्धांतों को पहचानें और समझाएं। वर्णन कर सकेंगे कि लोकतांत्रिक जीवन कैसे दूसरों के साथ शांति और सद्भाव सुनिश्चित कर सकता है। स्वतंत्र जांच के प्रवर्तक के साथ साथ इसके निवारक के रूप में भी जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर चर्चा कर सकेंगे। 4.3 लोकतंत्र की अवधारणा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ईसा के जन्म से लगभग 500 साल पूर्व एथेंस के शहरराज्य ने एक राजनीतिक व्यवस्था की जिसने अंतिम अधिकार कुछ या एक व्यक्ति की जगह जनता के हाथों में दे दिया। आता लोगों द्वारा शासन करना उस शब्द का अर्थ था जिसके द्वारा लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन इस शब्द का अर्थ विभिन्न रंगों एवं बदलते संदर्भों के साथ और धीरे धीरे वर्षों में एक अवधारणा के रूप में विकसित हुआ। अब यह शब्द सरकार के स्वरूप या किसी अन्य संदर्भ में लोगों द्वारा शासन से कहीं अधिक बताता है। फिलिप जी स्मिथ एथेंस लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताते हैं। आए एक वैध सरकार में भागीदारी के लिए प्रत्येक नागरिक के अधिकार एवं उत्तरदायित्व। 2 सार्वजनिक एवं निजी मामलों में अंतर, तथा 3 यह मान्यता कि निजी मामलों को भी सामाजिक नैतिक संहिता द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए जो सरकारी मामलों का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों के अनुरूप हो। स्पष्ट रूप से एथेंस लोकतंत्र में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तथा नैतिक विचार शामिल थे। 4 लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा। उदारवादी लोकतंत्र।
लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा लोकतंत्र का उदार रूप है और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पर आधारित है। 1776 में दिया गया एक बयान जिसमें सरकार की अवधारणाओं के रूप में प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक अनुबंध की धारणाएं शामिल थीं। अमेरिकी लोकतंत्र के कई संस्थापक लोकतंत्र की यूनानी अवधारणा को मानते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी अवधारणाओं पर विचार विमर्श करके उन्होंने इनके प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। अमेरिकी लोकतंत्र की अवधारणा अब्राहम लिंकन के लोकतंत्र के विचार पर आधारित है। जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। इस परिभाषा का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र एक प्रक्रिया है, न कि कठोर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में जकड़ा हुआ समाज। इस प्रकार के लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिकार का निर्माण करना नहीं, अपितु व्यक्तियों की क्षमताओं की अधिकतम पूर्ति सुनिश्चित करना है। लोकतंत्र तभी तक जीवित रहेगा जब तक वह लोगों के दिलों में जीवित रहेगा, क्योंकि यह कानूनों के बजाय जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लोकतंत्र शांतिपूर्ण लेनदेन के माध्यम से कार्य करता है। प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी समूहों को उचित रूप से सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र शांतिपूर्ण लेनदेन के माध्यम से कार्य करता है। किसी अन्य तरीके से लोग बुद्धिमान या तर्कसंगत निर्णय नहीं ले सकते। शिक्षकों को इसका अभ्यास करने और बच्चों में ऐसी भावनाएं विकसित करने की आवश्यकता है। 4. 5. व्यक्तिगत सामाजिक नैतिकता के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र के कुछ समर्थकों ने तर्क दिया है कि लोकतंत्र को एक प्रक्रिया के शीर्षक के रूप में माना जाना चाहिए। तथापि आजकल के लोग लोकतंत्र का उपयोग सिद्धांतों के एक समूह, एक प्रक्रिया या शासन के तरीके के नाम के रूप में कर रहे हैं। लोकतंत्र शब्द का विस्तृत अर्थ मनुष्य स्वभाव से संबंधित हो जाता है एवं इसमें मनुष्य एवं प्रकृति, व्यक्ति तथा समाज के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय और कई अन्य अवधारणाओं के बीच संबंध भी शामिल होता है। मनुष्य के इन विभिन्न विचारों में से प्रत्येक लोकतंत्र के अर्थ का एक रूप सुझाता है, पहले नैतिकता के रूप में और फिर सरकार की शैली के रूप में। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य की प्रकृति के बारे में स्पष्ट रूप से भिन्न विचार रखने वाले दो समाज, स्पष्ट रूप से भिन्न आदर्शों और प्रथाओं को संदर्भित करने के लिए लोकतंत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। 4. 6 लोकतंत्र के सिद्धांत। हम जानते हैं कि नैतिकता में मानव आचरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक समूह शामिल है। उदाहरण के लिए, एक ईसाई नीति है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। मनुष्य और समाज की प्रकृति के संबंध में अलग अलग विचार रखने वाले व्यक्तियों में राजनीतिक मामलों सहित व्यक्तिगत सामाजिक मामलों के विनियमन के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में आम सहमति हो सकती है। वास्तव में राजनीतिक संरचनाएं ऐसी बनाई जाती हैं जो मनुष्य और समाज की प्रकृति के विचारों और मानव आचरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होती हैं। यद्यपि लोकतंत्र के सिद्धांतों पर पूर्ण सहमति नहीं है, निम्नलिखित सिद्धांत प्रायः स्वीकार किए जाते हैं एवं लोकतंत्र के अर्थ के संबंध में एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। व्यक्तित्व और उस स्थिति के प्रति सम्मान जो मानव व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देती है। मानव बुद्धि में विश्वास स्वतंत्र, स्वायत्त जांच की प्रक्रिया के माध्यम से गठित और सूचित किया गया। जांच में उचित भागीदारी के अधिकार एवं उत्तरदायित्व एवं साझा चिंता की समस्याओं का समाधान। व्यक्तिगत सामाजिक नैतिकता से संबंधित लोकतंत्र की इन चिंताओं और विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझाया गया है। 4.6 एक व्यक्तित्व का सम्मान। इससे पहले इस इकाई में यह माना गया था कि मनुष्य की प्रकृति के बारे में अलग अलग विचार लोकतंत्र को अलग अलग अर्थ देंगे। उदाहरण के लिए,
एक व्यक्ति जो मानता है कि व्यक्ति का महत्व उस समाज के साथ जिससे वह जुड़ा हुआ है उसकी पहचान की सीमा से संबंधित है, वह व्यक्तित्व को एक अर्थ देगा। और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के महत्व को केवल उसके व्यक्तित्व के आधार पर मानता है, वह इसे पूरी तरह से अलग अर्थ देगा। इसका तात्पर्य यह है कि वे उन स्थितियों के संबंध में मौलिक रूप से भिन्न राय रखेंगे जो मानव व्यक्तित्व के विकास को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा दे सकती हैं। अधिकांश भारतीय समाज इन दोनों अतिवादी विचारों को अस्वीकार करते हैं। हम में से लगभग सभी इस विचार से सहमत हैं कि आर्थिक, सामाजिक, नस्लीय या धार्मिक विचारों की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति आदर्श रूप से उन मामलों में जो सार्वजनिक चिंता का विषय नहीं है, कुछ निश्चित गोपनीयता का हकदार है। इसी प्रकार वह उन मामलों में जो सार्वजनिक चिंता का विषय है, कानून के समक्ष समानता की बटा का हकदार है। जब ऐसे अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो हम कहते हैं कि गलत किया गया है। व्यक्तित्व के सम्मान में सार्वजनिक और निजी मामलों के बीच अंतर शामिल है। इस तरह के अंतर के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक उपयुक्त समायोजन की आवश्यकता होती है। दोनों के बीच उचित समायोजन करने के लिए सबसे पहले कानून द्वारा आचरण के कुछ नियम लागू किए जाने चाहिए। नियम क्या होने चाहिए, यह मानवीय मामलों में एक मुख्य प्रश्न है। इस संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल 1859 निम्नलिखित मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है। सभ्य समुदाय के किसी भी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का उचित प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। उसका अपना भला, चाहे शारीरिक हो या नैतिक, पर्याप्त सनद नहीं है। उसे उचित रूप से कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उसे खुशी होगी, या क्योंकि ऐसा करना उसके लिए बेहतर होगा, या क्योंकि दूसरों की राय में ऐसा करना बुद्धिमानी या सही होगा। उसे मनाने के लिए ये अच्छे कारण हैं, लेकिन उसे मजबूर करने के लिए नहीं। हमें केवल उन मामलों में किसी व्यक्ति को रोकने या उसे कुछ कार्य न करने के लिए मजबूर करने का अधिकार है जहां उसके कार्यों से दूसरों को हानि होती है। जॉन डेवी ने भी एक बार यह बताया था कि व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार व्यवहार करने की अनुमति दी जा सकती है, जब तक कि अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके कार्यों के हानिकारक प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार व्यक्तियों को सड़क पर कचरा फेंकने के लिए संदर्भित किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल निर्माताओं को सभी नए ऑटोमोबाइल को सुसज्जित करने की आवश्यकता हो सकती है, जो प्रदूषण आदि नियंत्रित कर सके। इसका तात्पर्य कभी नहीं होता व्यक्ति को उसे वह करने की अनुमति दी जाए जो वह करना चाहती है। नैतिक विचारों से घनिष्ठ रूप से संबंधित उन स्थितियों के सम्मान का मामला है जो मानव व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देते हैं। इस संबंध में कम से कम 2 बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। प्रथम, किसी प्रक्रिया के मामले में विकास दिशाहीन नहीं है, अर्थात विकास कोई साधारण परिवर्तन या बदलाव नहीं है। द्वितीय, व्यक्तित्व के विकास पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव एक आनुभविक मामला है। अतः किसी भी समय किन विशेष शर्तों का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें वैचारिक एवं तथ्यात्मक दोनों विचार शामिल होते हैं। इसलिए किसी भी समय किन विशेष शर्तों का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें वैचारिक और तथ्यात्मक दोनों तरह के विचार शामिल होते हैं। एक और लोगों का मानना है कि सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित और बढ़ते व्यक्तित्व की विशेष छवि एक स्थिर अवधारणा नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें उस समय उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए यह सिद्धांत लोकतंत्र पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह हमेशा के लिए अधूरा रह सकता है और संभवतः मानव व्यक्तित्व की नई संभावनाओं को पहचाना जाएगा। 4.6 2 मानव बुद्धि में विश्वास। पहले हम इस प्रश्न पर विचार करना शुरू कर सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र और मानव बुद्धि में विश्वास एक दूसरे से संबंधित है
यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानव बुद्धि में विश्वास वाक्यांश का वास्तव में लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है। क्या इसका मतलब यह है कि बुद्धि पूरी जनसंख्या में सर्वत्र समान रूप से फैली हुई है? सत्य और अधिकार का निर्धारण बहुमत के मत से किया जा सकता है कि लोकप्रिय राय हमेशा सही होती है? इसका अर्थ यह है कि हम सत्य का अनुसरण करने से या त्रुटि को सहन करने से नहीं डरते हैं, चाहे वह कहीं लेकर जाए। वैज्ञानिक या लोकतांत्रिक समुदाय में विशेषज्ञ, मेधावी, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान लोगों को अपने विचारों को विकसित करने के लिए स्वतंत्र किया जा सकता है, बिना यह बताए कि उनकी पूछताछ में कौन सी सच्चाई सामने आनी चाहिए। एवं ऐसे ही कम प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानजनक काम मिल सकता है और वे अपने विचारों या सुझावों के लिए निष्पक्ष सुनवाई का आदेश दे सकते हैं। अतः मानव बुद्धि में विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम मानते हैं कि लिया जा सकने वाला प्रत्येक निर्णय सर्वोत्तम होगा, किंतु सामूहिक बुद्धिमत्ता, स्वतंत्र पूछताछ की उचित शर्तें दी गई हैं, सुधार के रास्ते खुले रखने के लिए काफी अच्छी होगी और लंबे समय में किसी भी उपलब्ध विकल्प की तुलना में अधिक सफल होगी। विज्ञान या लोकतंत्र, दोनों में से कोई भी किसी प्रकार की धार्मिक या गैरधार्मिक प्रतिबद्धता पर आधारित नहीं है। एक वैज्ञानिक के रूप में व्यक्ति यह पहचानता है कि वह और अन्य वैज्ञानिक भी अनुमान लगाने के लिए समान रूप से स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समुदाय का कोई भी सदस्य किसी विशेष धर्म के औचित्य या मानवतावादी और प्रकृतिवादी आधार पर किसी अन्य औचित्य के अनुसार कोई भी आस्था अपना सकता है। 4.6 3 उचित भागीदारी के लिए अधिकार एवं उत्तरदायित्व। उचित भागीदारी के संदर्भ में लोकतंत्र का तात्पर्य है कि किसी भी जनता के प्रत्येक सदस्य को समस्या की जांच और समाधान में भाग लेने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जनता और उसके हितों और समस्याओं के प्रति रुचि और चिंता है। एक प्रकार से व्यक्ति स्वयं को जनता से जुड़ा हुआ महसूस करता है। समाज, जनता के प्रति ऐसी अपनत्व की भावना होने के कारण भागीदारी का अधिकार अपने साथ उस अधिकार का प्रयोग करने की जिम्मेदारी भी रखता है। हालांकि भागीदारी की प्रकृति के संबंध में यह इस बात का अनुसरण नहीं करता है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत भागीदारी आवश्यक है या उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए भी उपयुक्त है। लोकतंत्र में विभिन्न स्थितियों में ऐसे उचित या व्यवहार्य साधन भागीदारी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्नों का निपटारा साधारण बहुमत से किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक या वैज्ञानिक कोई भी स्वायत्त समूह हो, निर्णय और निर्णय लेने के नियंत्रण के लिए मानदंड या डिजाइन तैयार करने की समस्या से जूझना होगा। इतना तो स्पष्ट है कि जहां लोकतंत्र को गंभीरता से लिया जाता है, वहां हर व्यक्ति को उम्र या बुद्धि की परवाह किए बिना उन निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है जो किसी भी जनता को प्रभावित करते हैं, जिसका वह हिस्सा है। इतना तो स्पष्ट है कि जहां लोकतंत्र को गंभीरता से लिया जाता है, वहां उम्र या बुद्धि की परवाह किए बिना हर व्यक्ति को उन निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है जो किसी भी जनता को प्रभावित करते हैं, जिसका वह हिस्सा है। बच्चे पारिवारिक निर्णयों से प्रभावित होते हैं, छात्र शैक्षिक निर्णयों से प्रभावित होते हैं और हम सभी राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित होते हैं। यह याद रखें कि लोकतंत्र को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में उदार तानाशाही लोकतांत्रिक आदर्श से कमतर है। 4.7 शिक्षा में लोकतंत्र। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, लोकतंत्र की अवधारणा यह दर्शाती है कि यह कुछ मूलभूत मान्यताओं पर आधारित है एवं यह इसे व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए सबसे अधिक सार्थक बनाती है। ये मूलभूत आस्थाएं या सिद्धांत समानता एवं स्वतंत्रता न केवल सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और संरचना का आधार है, बल्कि हमारी शिक्षा और जीवन के मूल में भी निहित है। अर्थात
शिक्षा के वैचारिक सिद्धांतों का वर्णन करते समय हम तर्क देते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना होना चाहिए जिसमें लिंग, रंग, नस्ल या धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए समानता या अवसर हों। यह शायद समानता और स्वतंत्रता में असीम विश्वास ही है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में प्रावधान किया था कि जाति और पंथ, रंग, लिंग या क्षेत्र या धर्म के बावजूद सभी लोगों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जड़ में पुरुषों की असमानता है। शिक्षा या लोकतंत्र पर सभी परिकल्पनाओं एवं लेखों में समानता शब्द को स्वतंत्रता के साथ जोड़ा जाता है। राजनीति के साथ साथ शिक्षा में भी रूसों का मुख्य जोर समानता एवं स्वतंत्रता पर था। दार्शनिक जे. कृष्णमूर्ति भी समानता और स्वतंत्रता पर अपने विचार रूसों के साथ साझा करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के सभी सामाजिक सिद्धांत इन अवधारणाओं को शिक्षा की इमारत के साथ साथ हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए बुनियादी मानते हैं। 4.7 एक समानता एवं शिक्षा की अवधारणा। मूर 1982 इन दो अवधारणाओं समानता और स्वतंत्रता का सकारात्मक विश्लेषण करना चाहते हैं। समानता की अवधारणाओं के संबंध में वह इस शब्द की सावधानीपूर्वक और गहन जांच करते हैं। समानता, निष्पक्षता या न्याय के समकक्ष शब्द के मूल अर्थ को पहचानते हैं, क्योंकि किसी अन्य तरीके से लोगों को समान नहीं माना जा सकता है। अतः सभी मनुष्य समान है कहने का अर्थ है कि सभी के साथ समान या उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना न तो वांछनीय है और न ही संभव, क्योंकि लोग वास्तव में भिन्न हैं। उनके पास अलग अलग बुद्धि, क्षमता, आवश्यकताएं, रुचियां और प्रेरणाएं हैं। इसलिए उनके साथ समान व्यवहार करने से लाभ से अधिक हानि होगी। इसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों को समान अवसर प्रदान करना शारीरिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें साधनों तक समान पहुंच नहीं मिल सकती है। अतः एकमात्र अर्थ जिसमें समतावादी है या राजनेता समानता के लिए तर्क देते हैं, निष्पक्षता या न्याय की भावना है। अब यह स्पष्ट है कि समानता शब्द का प्रयोग इसके शाब्दिक अर्थ समानता में नहीं किया गया है। जब समतावादी समान शब्द का उपयोग करता है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग वर्णनात्मक या अनुभवजन्य अर्थ में समान हैं। हम सभी मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। बीमार लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना उचित नहीं होगा जैसा हम स्वस्थ लोगों के साथ करते हैं। हम निर्दोषों एवं अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कार्यप्रणाली, सामग्री, शिक्षण की प्रक्रियाओं, मूल्यांकन की तकनीकों और अन्य तरीकों की विविधता के संबंध में अलग-अलग बच्चों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना उचित समझते हैं। वास्तव में जैसा कि संकेत दिया गया है, उपरोक्त छात्रों की अलग-अलग ज़रूरतें हैं और उनकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के अनुसार उनके साथ अलग-अलग व्यवहार करना उचित है। विद्यार्थियों के साथ उनकी आवश्यकताओं के व्यवहार करना समानता का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत के समान है। सभी बच्चों को उनकी रुचि, झुकाव या बुद्धि की परवाह किए बिना समान शिक्षा देना उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह व्यक्ति के वास्तविक विकास में योगदान नहीं देगा। मूर 1982 लिखते हैं, निष्पक्ष व्यवहार, उचित व्यवहार में लोगों की परिस्थितियों में अंतर को ध्यान में रखना शामिल है। किसी भी वास्तविक अर्थ में समान व्यवहार नैतिक और व्यावहारिक रूप से तभी स्वीकार्य है जब यह हमारी न्याय की भावना के अनुरूप हो। इसलिए शिक्षक या माता-पिता के रूप में हमें समान व्यवहार की नहीं, बल्कि उचित या उचित व्यवहार की आवश्यकता है। यह प्रतिभाशाली एवं कम सक्षम दोनों के लिए विशेष कक्षाओं या विशेष स्कूलों का प्रावधान करने के अनुरूप होगा। अतः समानता को न्याय एवं औचित्य के समानांतर माना जा सकता है। शिक्षा में न्याय के अंतर्गत विद्यार्थियों के साथ उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप विभेदक व्यवहार शामिल हैं,
मूर का तर्क है कि शिक्षा के संगठन और प्रावधान का मूल्यांकन इस बात से नहीं किया जाता है कि यह किस हद तक समानता या समान अवसरों को बढ़ावा देता है, बल्कि यह किस हद तक बच्चों के साथ उचित व्यवहार करता है और उन्हें क्या प्रदान करता है। समानता की अवधारणा को स्वतंत्रता को और स्वतंत्रता से के संदर्भ में न्याय एवं स्वतंत्रता के साथ जोड़ा गया है। स्वतंत्रता को से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो छात्रों को दी जानी चाहिए ताकि वे शिक्षा के अंत को प्राप्त कर सकें। स्वतंत्रता से का तात्पर्य उन कारकों से मुक्ति है जो शिक्षा की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। 4.7 दो शिक्षा में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक अवधारणा है जो हमारे राजनीतिक, सामाजिक या यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन में मानव जाति का सबसे अधिक चाहा जाने वाला लक्ष्य है। किंतु यह अवधारणा समानता की अवधारणा से भी अधिक जटिल है। स्वतंत्रता के पीछे मूल विचार यह नहीं है कि इसे शारीरिक बल या कानून पारित करके विवश या बाधित किया जाए, जो फिर से बल के अप्रत्यक्ष उपयोग के समान है। शिक्षा उन क्षमताओं को प्राप्त करने का एक साधन है जिनके बिना स्वतंत्रता सार्थक नहीं है। वास्तव में शिक्षा या ज्ञान किसी की स्वतंत्रता को बढ़ाता या सीमित नहीं करता, यह केवल इसका उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। शिक्षा पर निर्भर करने के बजाय स्वतंत्रता कानूनों, विनियमों या सामाजिक निर्णयों पर निर्भर है। यह एक सामाजिक या राजनीतिक अच्छाई है। कार्य केवल तभी तक अच्छे या बुरे कहलाए जा सकते हैं जब तक वे स्वतंत्र, स्वायत्त रूप से अपनी स्वतंत्र इच्छा से किए जाते हैं। शिक्षा के संदर्भ में स्वतंत्रता पर बहुत अधिक अधिमूल्य लगा दिया गया है। शिक्षा के संबंध में अधिकांश विचार को अर्थात रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डेवी, रवींद्रनाथ टैगोर, जे. कृष्णमूर्ति और ए.एस. नील को बच्चे के सीखने में स्वतंत्रता के महत्व का एहसास हुआ। यह स्वतंत्रता ही है जो बच्चे को एक स्वतंत्र एवं स्वविनियमन करने वाले व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सक्षम बनाती है। 7 फरवरी 2001 स्वतंत्रता के प्रकार। शिक्षकों और अभिभावकों सहित अधिकांश लोगों का मानना है कि बहुत अधिक स्वतंत्रता बिल्कुल वांछनीय नहीं है। बच्चों एवं यहाँ तक कि वयस्कों द्वारा भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा सकता है। वस्तुतः स्वतंत्रता एक अस्पष्ट अवधारणा है जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे उन प्रतिबंधों से मुक्ति जो हमारे व्यक्तित्व को उसकी पूर्ण क्षमता तक विकसित होने से रोकती है, और स्वतंत्रता यह दर्शाती है कि व्यक्तिगत या सामाजिक हितों के लिए सबसे अच्छा क्या है। कुछ स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता के पैमाने पर उच्च दर्जा दिया गया है, अन्य विकसित होते हैं और इसलिए पूरे समाज द्वारा हतोत्साहित होते हैं। कुछ स्वतंत्रताएं जिन्हें महत्व दिया जाता है और इसलिए प्राथमिकता दी जाती है वे हैं जहां चाहे वहां रहने की स्वतंत्रता, मतदान करने की स्वतंत्रता, अपने मित्रों को चुनने की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, किसी विशेष आस्था व धर्म को स्वीकार करना इत्यादि। हम में से अधिकांश लोग जिस स्वतंत्रता को हतोत्साहित करना चाहेंगे उसकी सूची भी बहुत लंबी है। उदाहरण के लिए, हम चोरी करने, धोखाधड़ी करने की स्वतंत्रता को हतोत्साहित करना चाहेंगे। हम समझते हैं कि शिक्षा सीखने वाले और शिक्षकों दोनों के लिए कुछ स्वतंत्रताएं निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, शिक्षक को अपना कार्य करने, उसे व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। उदाहरण के लिए, शिक्षक को अपने कार्य को पूरा करने, अपने काम को व्यवस्थित करने, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पढ़ाने के तरीकों को अपनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इसी प्रकार विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं आवश्यक है। विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और सीखने के लाभ के लिए स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जिन्हें शिक्षक बच्चों में हतोत्साहित करना चाहेंगे।
उच्छृंखल होने की स्वतंत्रता, कक्षा में असावधान रहने की स्वतंत्रता आदि, क्योंकि यदि इन स्वतंत्रताओं की अनुमति दी जाती है तो शिक्षक उन्हें शिक्षित नहीं कर पाएगा और शिक्षक के रूप में उसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी। साथ ही यह छात्रों के हित में भी नहीं होगा। फिर कुछ स्वतंत्रताएं हैं जिनकी कभी कभी शिक्षक अनुमति देता है और कभी नहीं देता। स्वतंत्रता घूमने फिरने, दूसरे बच्चों के साथ काम करने, अपना काम या काम करने का अपना तरीका चुनने की है। इसलिए शिक्षकों की ओर से कुछ स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, अन्य को अनिवार्य रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए और फिर भी अन्य लोग संदर्भ पर इतने निर्भर हैं और इसलिए उन्हें अनुमति देना या अस्वीकार करना संदर्भ पर निर्भर करता है। अतः रोचक प्रश्न यह है कि वांछनीय एवं अवांछनीय स्वतंत्रता के बीच अंतर की रेखा कैसे खींची जाए। ज्ञान और अनुशासन के प्रमुख महत्व पर अपना रुख अपनाने वाले परंपरावादी के विपरीत बच्चों से शांत, चीक्स और शिक्षक द्वारा निर्देशित होने की उम्मीद की जाती है। प्रगतिवादी बच्चे के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देता है। वह सहज आत्मप्रेरित अनुशासन, व्यक्तिगत खोज की आवश्यकता पर जोर देता है तथा इस प्रकार कक्षा के भीतर स्वतंत्रता के प्रति काफी सहिष्णु है। अनुशासनप्रिय विद्यार्थी की स्वतंत्रता को न्यूनतम कर देता है। आदर्शवादी, प्रगतिवादी या अस्तित्ववादी बच्चों की सहज गतिविधि और स्वतंत्रता पर वयस्कों द्वारा किसी भी तरह के घोंपे जाने को सिद्धांत के समान मानते हैं। ये दोनों दृष्टिकोण चरम सीमाएं हैं। शिक्षा के संदर्भ में इसलिए एक साधन के रूप में कार्य करता है, न कि अंत के रूप में। शिक्षा अपने आप में एक सार्थक गतिविधि या सार्थकता का आरंभ है। पीटर्स 1966। यदि स्वतंत्रता देने से विद्यार्थियों के प्रदर्शन में वृद्धि होती है तो इसे न देना मूर्खता है। यदि दी गई स्वतंत्रता से शोर, व्यवधान, अनुशासनहीनता आदि होती है तो इसे हतोत्साहित करना बिल्कुल उचित है। और जो बात विद्यार्थियों की स्वतंत्रता के बारे में सच है वही शिक्षकों की स्वतंत्रता के बारे में भी सच है। एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम के तरीकों या सामग्री के संबंध में उसकी स्वतंत्रता उस हद तक उचित है जहां तक ऐसी स्वतंत्रताएं शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करती हैं। 4.8 सारांश। मनुष्य के रूप में हम सभी अपने साथी मनुष्यों के साथ खुशी से, शांति से और सद्भाव से रहना चाहते हैं। इसलिए सभी मानवीय गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अंत की प्राप्ति का लक्ष्य रखती हैं। सरकारें समाज को सुव्यवस्थित करने, नागरिकों के सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक व्यक्तिगत सामाजिक संघर्षों से बचाने के लिए बनाई जाती हैं। एक सभ्य समाज के लिए यह सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप ही है जो व्यक्तिगत और सामाजिक हितों का उचित ख्याल रख सकता है। इस इकाई में हमने लोकतंत्र की अवधारणा और उन स्तंभों पर चर्चा की है जिन पर वह आधारित है और क्यों इसे सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है। लोकतंत्र वास्तव में केवल सरकार का एक रूप नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। लोकतंत्र सामाजिक जीवन की एक प्रक्रिया है। यह मानव कल्याण के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत हैं समानता एवं साझेदारी या निष्पक्षता, न्याय एवं प्रतिबंधों से मुक्ति, ऐसे प्रतिबंध जो किसी के समृद्धि एवं विकास को सीमित करते हैं। जीवन जीने के लोकतांत्रिक तरीके या सरकार के स्वरूप में हर कोई वह करने के लिए स्वतंत्र है जो उसके सर्वोत्तम हित में है, बशर्ते ऐसी कार्रवाई किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप न करो। पुरुषों की समानता के संबंध में इसका तात्पर्य कानून के समक्ष समानता से है। लिंग, रंग या पंथ जैसे आधार पर भेदभाव अनुचित है। हमने चर्चा की कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में मूल रूप से आय, व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाली स्थितियां, 2 मानव बुद्धि में विश्वास और 3 निर्णय लेने में उचित भागीदारी के लिए अधिकार एवं और उत्तरदायित्व शामिल है।
लोकतंत्र शब्द के अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शांति और सद्भाव में रहने के लिए यह सरकार का एकमात्र रूप और जीने का एक तरीका है जो व्यक्ति और उस समाज के सर्वोत्तम हितों की सेवा कर सकता है जिसका वह सदस्य है। भागा यह किसी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सुनिश्चित करता है एवं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन का मार्ग प्रशस्त करता हो। इसके अतिरिक्त इकाई लोकतंत्र के सिद्धांतों के निहितार्थों पर भी चर्चा करती है, अर्थात शैक्षिक प्रक्रिया में समानता तथा स्वतंत्रता। इस संदर्भ में हमने सबसे पहले समानता और स्वतंत्रता शब्दों के अर्थ का शब्दार्थ विश्लेषण किया और शिक्षा में उनके निहितार्थम पर चर्चा की। समानता की अवधारणा को निष्पक्षता व न्याय और स्वतंत्रता से एवं स्वतंत्रता के संदर्भ में स्वतंत्रता के साथ जोड़ा गया है। स्वतंत्रता से तात्पर्य उन स्वतंत्रताओं से है जो छात्रों को दी जानी चाहिए ताकि वे शिक्षा के अंत को प्राप्त कर सकें। से स्वतंत्रता का तात्पर्य उन कारकों से मुक्ति है जो शिक्षा की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।